नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल EMW बाई अभिषेक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने इस पार्ट का जो मैथ का मॉडल पेपर है उसको हमने अंग तक कर लिया था और अब हम फिर से पार्ट 2 इसका बना रहे हैं जो 4 से खुद शुरू होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसकी कोई बर्तन है वो खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा आकृति बनाएंगे जैसा कि दिया है। मान लेते हैं कि ये कोई अर्धगोलाकार आकृति था, ठीक। कोई अर्धगोलाकार कोई बर्तन था और कोई अर्धगोलाकार कोई बर्तन था। इसके ऊपर कोई बेलनाकार बर्तन रखा हुआ है। ये हो गया, ठीक। ये अर्धगोलाकार बर्तन था। ये अर्धगोलाकार कोई बर्तन था। ये उसका रेडियस माने त्रिज्या, ये उसका त्रिज्या हो गया। और ये बेलनाकार कोई बर्तन इसके ऊपर। ये ध्यान दीजिएगा, ये अर्धगोलाकार बर्तन है। हमने इसको अर्धगोलाकार बर्तन बनाया और इसके ऊपर ये कोई बेलनाकार बर्तन इसके ऊपर रख दिया है। और क्वेश्चन हमको ये दिया है कि जो अर्धगोलाकार जो बर्तन है उसका जो व्यास दिया है, व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है और बर्तन की कुल ऊंचाई माने मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की कुल ऊंचाई हमको दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ से यहाँ कुल 13 सेंटीमीटर दिया है और हमको दिया है इसका जो व्यास है, मतलब कि क्या बोलते हैं, ये इसका जो व्यास दिया है अर्धगोला आकार के जो बर्तन है उसका जो व्यास है 7 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास दिया है वो 14 सेंटीमीटर। कहने का मतलब का कि ये जो बर्तनवा है, ये बर्तनवा का जो पूरा लंबाई ये दिया था, मतलब कि ये 13 सेंटीमीटर है। और ये जो अर्धगोलाकार जो बर्तनवा है इसका व्यासवा मतलब कि 14 सेंटीमीटर दिया है। हम जानते हैं कि ये यदि ये कोई वृत्ताकार या गोलाकार कुछ भी है, यहाँ से यहाँ उसके केंद्र से ये चारों ओर उसकी यहाँ मतलब यहाँ तक ये उसकी क्या होती है, ये उसकी रेडियस होती है। कहीं भी आप कहीं भी कर सकते हैं। ये उसकी रेडियस, ये जो इसकी त्रिज्या होगी, रेडियस माने त्रिज्या, जो त्रिज्या होगी ये हर एक जगह से हर एक स्थान से समान, मतलब उतनी ही उसकी दूरी समान होगी। ये दूरियाँ समान होती है, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पर ये कोई अर्धगोलाकार मतलब कोई बर्तन था। तो आप जानते हैं, ये देखिएगा इसका जो मुख वाला है, ये अर्धगोला का जो मुख वाला एक वृत्त खान बन रहा है, वृत्त के जैसे बन रहा है। यहाँ से क्या कहेंगे, यहाँ से इसकी जो अंतिम जो परिधि होगा, जो बर्तनवा का जो परिधि होगा, यहाँ से इसका ये उस बर्तनवा का केंद्र होगा। उस बर्तनवा के केंद्र से इस परिधि की दूरी कहाँ कहेंगे, उसकी त्रिज्या कहेंगे। त्रिज्या ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या यहाँ से लेके इसके बर्तनों का यहाँ तक भी हो सकता है। त्रिज्या यहाँ से ये भी है। ध्यान दीजिएगा, ये जो दूरिया है, ये सब दूरियां बराबर, क्योंकि त्रिज्या हमेशा एक वृत्त के अंदर उसके केंद्र से खींची गई परिधि की, मतलब परिधि तक की जो दूरी है, केंद्र से परिधि तक की दूरी उस त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या चाहे जहाँ चाहे आप इधर से त्रिज्या लें, चाहे इधर से लें, इधर से परिधि की मतलब इधर से केंद्र है, केंद्र से इधर इस परिधि को मिला दें, इस परिधि केंद्र से यहाँ इस परिधि में मिला दें, मतलब कहीं भी आप करें परिधि हमेशा त्रिज्या हमेशा समान रहता है। तो दिया है, ये हम मान लेते हैं ये हमारा त्रिज्या है। त्रिज्या हमारा अगर अर्धगोलक का, सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं कि ये क्या है। ये है हमारा अर्धगोलाकार बर्तन है। ये क्या है, ये बेलनाकार बर्तन है, ठीक। इसकी कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और जो ये जो अर्धगोलाकार जो बर्तन हो तो उसका व्यासवा हमको दिया है, व्यासवा है
14 सेंटीमीटर। तो अगर व्यासवा 14 सेंटीमीटर, आप जानते हैं कि जो आर मानिए त्रिज्या, आर माने त्रिज्या, ये क्या होते हैं व्यास का जस्ट आधा होता है। तो अगर व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, वाजिब बात है। तो ये त्रिज्या का हो जाएगा यहाँ से इतना 7 सेंटीमीटर। और ये दिया तो पूरा बर्तनवा की, क्या पूरा बर्तनवा की ऊंचाइया दिया था। तो अगर पूरा बर्तनों की ऊंचाइया दिया है तो हम कहेंगे जो बेलनाकार बर्तन है इतना दूरी है, इसकी क्या ऊंचाइया था। तो ये अगर ये पूरा बर्तनवा है, पूरा बर्तनों की ऊंचाइया 13 सेंटीमीटर है और हमको 7 सेंटीमीटर इसका मालूम है, तो यहाँ से इतना 7 सेंटीमीटर। और 7 सेंटीमीटर 13 में से, पूरे में से अगर ये इतना 7 सेंटीमीटर घटा देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा 13 में से 7 गया 6। ये जो बेलनाकार बर्तनवा है इसकी जो ऊंचाइया है 6 सेंटीमीटर है। ठीक, बेलनाकार जो बर्तनवा है उसकी ऊंचाइया 6 सेंटीमीटर है। और जो ये वाला त्रिज्या है, आप देख सकते हैं कि जो ये होगा, ये वृत्त है, ये वृत्त इसके ऊपर जस्ट रखा है, इसके ऊपर रखा है। तो कहने का मतलब जो इसका जो त्रिज्या होगा वही इसका सेम त्रिज्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आर होगा वो भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले कहेंगे कि दिया है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोलाकार बर्तन का व्यास बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या माने आर कितना हो जाएगा, आर जस्ट उसका आधा होगा। जैसे कि अगर ये 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या उसका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमको मालूम हो गया। ओह सॉरी यार, मैं ध्यान नहीं दिया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर वो नहीं किया, हमने थोड़ा कैमरा अपना आगे कर लिया था। यहाँ दिया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले करेंगे दिया है एक गोलाकार बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर 14 सेंटीमीटर व्यास होगा तो त्रिज्या का होगा, त्रिज्या जस्ट व्यास का ही आधा होगा। ठीक, ये और हमको कुल ऊंचाई मालूम है, कुल ऊंचाई कितना है, कुल ऊंचाई हमारा है 13। तो बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से जो इसकी त्रिज्या है हमको मालूम है इतना दूर इतना ये पूरा से ये यहाँ से यहाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ त्रिज्या है। तो हमको इसका व्यासवा मालूम था, ये जो अर्धगोलाकार बर्तन हुआ इसका व्यासवा हमको मालूम था 14 सेंटीमीटर था। तो अगर 14 सेंटीमीटर व्यासवा दिया था तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। मतलब इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी, इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या, यहाँ से इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या। तो अगर ये 7 सेंटी, अगर ये पूरा इसका त्रिज्या हम निकाल लें, त्रिज्या हम 14 सेंटीमीटर व्यास था तो त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा जब, तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ कितनी दूरी, ये 7 कर देंगे। जब 7 कर देंगे तो हमको पूरे बर्तनों का ऊंचाई मालूम था, पूरे बर्तनों को चाहिए 13 था। तो अगर हम इस 7 से, अगर हम तुमसे ये कहें कि जो बेलनाकार बर्तन हो इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ये जो अर्धगोलाकार ऊंचाई था, वो अर्धगोलाकार कितना ऊंचा था, 7 सेंटीमीटर ऊंचा था। अरे उसके परिध से केंद्र तक की दूरी उसकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या तक तो ही लेंगे। ठीक, ये अगर इस जो पूरे बर्तनों था, पूरे बर्तनों में अर्धगोला वाला माने 7 वाला घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है क्या, ये बेलन माने यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई है, ये सिर्फ बेलन की ऊंचाई है। ठीक, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 6 cm हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब का कि अगर जैसे आप देखिएगा, जैसे कि हम आपके सामने ये करते हैं कि ये पेन है। ठीक, ये पेन है, ये पेना जो है 2 मिनट निकल भाई, ये पेना है, ये पेना आप देख सकते हैं, ये हमारा कोई और खोखला मान लीजिए आप प्रेजेंट टाइम के लिए आप इसको ये मान लीजिए कि कोई खोखला अर्धगोलाकार कोई बर्तन है। ठीक, इसके ऊपर ये पूरा बेलन नुमा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बेलन नुमा कोई बर्तन रखा है। ये ध्यान दीजिए कि ये लास्ट वाला जो इतना सिरा है, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक, ये का है कोई खोखला बेलनाकार बर्तन है, इसके ऊपर पूरा इतना रखा है। तो हमको इसकी क्या हुआ, हमको इसकी त्रिज्या मालूम था, त्रिज्या में हमको इसकी पूरी ऊंचाई मालूम था, पूरा बर्तनों का जब ऊंचाई हमको मालूम था तो पूरे बर्तनों में से जो ऊंचाई था इसकी त्रिज्या वाले ऊंचाई घटा दिए, तो इस जो बेलनाकार बर्तनों है इसका ऊंचाई हमको मालूम चल गया, ये हमको मालूम चल गया। ठीक है, और हमसे ये पूछा कि इस बर्तनों का
आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि जो ये बर्तनवा है, इस बर्तन का मान लो ये जो बेलनाकार जो जो पेन है, ये मान लो ये जो पेन है ये बेलनाकार कोई बर्तन है, तो ये जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब का, ये जो ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ये गोलनुमा जितना है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका जो अंदर वाला पृष्ठीय होगा वह कितना होगा, हमको वो बताना है। ठीक, तब ध्यान दीजिएगा, वो बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अर्धगोलाकार जो बर्तन था उसका उसका पृष्ठीय कितना होगा, और बेलनाकार जो बर्तन था उसका पृष्ठीय कितना होगा। अगर उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों को दोनों को जोड़ देंगे तो कुल बर्तनों का कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। ठीक, तो हम वही करने वाले हैं आगे। देखिएगा, यहाँ कहेंगे का कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक ध्यान दीजिएगा, अगर हिंदी कहीं गड़बड़ हो जाए लिखने उखने में तो उसमें ज़्यादा वो ना कीजिएगा, बाकी ये वो नहीं रहेगा। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या कहेंगे, हाँ ध्यान है, कुल बर्तन का ध्यान दीजिएगा, कुल बर्तन का ध्यान दें, हम कुल बर्तन का निकाल रहे हैं तो कुल बर्तन का ही बताएंगे। कुल बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर का के मतलब कि जैसे कि भाई साहब हम आपको बताएं ना, हम इसका भी और जो ये अर्धगोला आकार जो ये इसका भी, ये सब का निकालना है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों जोड़ देंगे, कुल कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमको मालूम चल जाएगा। तो हम इसके लिए क्या कहेंगे, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे का कि खोखले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहने का मतलब ये भैया, कि जो ये बेलनवा है और जो इसका अर्धगोलवा है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को और इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो उस बर्तनों का कुल कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमको मालूम चल जाएगा। ठीक, तो मालूम तो चल जाएगा, तो उसके लिए क्या कहेंगे, तो हम सबसे पहले कहेंगे खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ध्यान दीजिएगा, ये कुल बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय यहीं चल रहा है, ये हम बार ना लिखेंगे तो वही समझ कुल बर्तन का बराबर इसे कहेंगे। ठीक, बार जैसे थोड़ा लिखना मतलब वो नहीं करते ना, ध्यान दीजिएगा, ये मतलब अगर कर दें तो ये बराबर ये मतलब वही कुल बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं, खोखले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, खोखले गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr² प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2πrh। ठीक, तो हम यहाँ कह सकते हैं 2πr यहाँ कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए, फिर बचेगा का r प्लस में h बचेगा। ठीक, अच्छा अब सूत्र में मान रख दे रहे हैं, जो सूत्र है इसमें उसका मान रखें, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7। अब आर का मान यहाँ कितना है, आर का मान ध्यान दीजिएगा, हमने आर का मान 7 निकाला, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर भी 7 निकालने हैं, यहाँ पर भी 7 किए हैं। आर को जब काटेंगे तो d/2, d कितना है, d है 14 में से 14 में भाग देंगे 2 से, कर आएगा कितना 7, ये आर का मान है। ठीक, काट देंगे 7 प्लस में, अच्छा यच कितना है, ध्यान दीजिएगा भैया, यच को हम ये लेंगे बेलन वाला, जानते हैं ये 2πr होता है, तो ये 2πr कॉमन हुआ तो बचा यच कितना का, यच किसका था, यच बेलन का था, ये बेलन का था, तो बेलन का लंबाई कितना था, बेलन का लंबाई हमने निकाला था 6। ठीक है, आप देख सकते हैं 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44, फिर 44 बचेगा, कितना हो जाएगा 7 6 13। जब इसको गुणा करेंगे कुल ध्यान दीजिएगा, ये बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो आएगा ये बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यार ध्यान दीजिए, थोड़ा यहाँ कर दे रहे हैं, ये गुणा होगा कितना आएगा, ये गुणा होगा तो आ जाएगा
72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये क्या है, ये कुल बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कुल बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। 500 कुल बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ कुल बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बार बार ना लिख के हम ऐसे से दर्शा दिए, इसका मतलब यही बार बार है। ठीक, इस पर क्या किए, इससे जब ये 44 है, ये 13 है, गुणा होगा कितना होगा, 772 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके कुल बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का दिया है, हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लिख नहीं रहे हैं क्योंकि अगर लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन का दिया चाहे, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर है। स्थिर जल में चाल, इसकी जो मोटर बोटवा है उसका स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, हमको यहाँ पर धारा की चाल ज्ञात करना है, और जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो ध्यान दीजिएगा हमेशा ये 6 नंबर लेकर आएगा। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा इस पर। क्वेश्चन नंबर 3 का दिया है, क्वेश्चन नंबर हमको दिया है कि धारा की चाल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं स्थिर जल में दिया था स्थिर जल में धारा की जो चाल था, धारा की चाल हम एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो हमको ज्ञात करना है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, की चाल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम मानेंगे कि मान लो धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, लिखेंगे यहाँ पर क्या, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, स्थिर जल में मोटर बोट की चाल कितना दिया है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में मोटर बोट की चाल बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसके बाद क्या कहेंगे, इसके बाद कहेंगे धारा के अनुकूल चाल क्या होगा। लिखेंगे का, धारा के अनुकूल चाल। ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि हम आपको यहाँ थोड़ा समझाना चाहते हैं कि अगर कोई मोटर बोट है। ठीक, जैसे कि कोई मोटर बोट जैसे कि जो पानी में चलता है, वह अगर जब क्या होता है कि जब धारा नहीं चलता, मतलब धारा और नहीं बहता, एकदम शांत धारा है, तो वह अपनी चाल से चलता है, तो वह 18 किलोमीटर 1 घंटे में 18 किलोमीटर दूरी चलता है। लेकिन जब वही धारा चलने लगता है, मतलब धारा के अनुकूल, मतलब कि जिस दिशा में धारा बह रही है, यदि उसी दिशा में वह मोटर बोट भी चलेगा तो क्या होगा, उसकी चलवा में कुछ धारा की चाल जुड़ जाएगा। जैसे कि धारा जिस ओर बह रही है उसी ओर कोई वस्तु अगर बहे तो उसकी तेज दिशा होगी कि नहीं। अगर जैसे कि जिस ओर धारा बह रही है उसी ओर नाव चले तो नाव के कुछ अपना चलवा होगा और धारा का कुछ अपना चलवा होगा, तो वो दोनों क्या करेगा, मिलकर खूब तेज हो जाएगा। इसीलिए अनुकूल माने धारा की दिशा में, कि अगर धारा की दिशा में वह चलेगा तो वह क्या होगा, उसकी चलवा कुछ मतलब कुछ ज़्यादा होगा। अच्छा, कितना ज़्यादा होगा, तो धारा का कुछ अपना चाल होगा और मोटर बोटवा का कुछ अपना चाल होगा। तो धारा के अनुकूल चाल का होगा, हम कहेंगे मोटर बोटों की चाल कितना था 18, धारा की चाल कितना था x था, ये इतना किलोमीटर प्रति घंटा में चलेगा। कब, धारा की दिशा में। अच्छा, धारा की दिशा में कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर समझ में ना आया तो फिर भी इतना ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर धारा के अनुकूल बात करें तो हम उसको क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ बराबर होगा, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ बराबर होगा, मतलब धारा के अनुकूल चाल बराबर ये बराबर होगा 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या एक मतलब ये भैया कि अगर जैसे कि कोई चीज़, अगर जैसे कोई नाव इतना किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, अपना वो उसका कोई फिक्स चाल होगा,
यदि उस धारा बहने लगे, जैसे कि कोई धारा और बहने लगे, पानी पीछे से आए, जैसे कि वो अपनी एक दिशा में चल रही थी, अब पीछे से पानी का बहाव मार दे तो खूब तेज़ हो जाएगा कि नहीं, उसका चलिया हो जाएगा ना। तो वही यहाँ जब अगर उसकी दिशा में बहेगा तो धारावा की चलिया और उसका अपना चलवा जुड़ जाएगा कि नहीं, हाँ तो यहाँ जुड़ जाएगा, बस वही धारा के अनुकूल चल उसका बदल जाएगा इसका। लेकिन यही अगर धारा के प्रतिकूल माने उल्टा, प्रतिकूल चाल का हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल चाल का हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल माने उल्टा, जैसे कि अगर धारा इधर बह रही है और नाव उसके विपरीत चल रही है तो उसको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, तो नावा थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। तो कितना धीरे चलेगा, जो उसका चला होता धारावा, जो नौवा का चला था, नौवा के चलवा में से अगर धारावा का चलवा घटा दें तो कितना स्लो चलेगा पता चल जाएगा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, 10 किलोमीटर, कुछ भी चलेगा हमको पता मिल जाएगा। ठीक, और हमको ये मालूम है कि तय की गई दूरी कुल कितनी है, 24 किलोमीटर। तो लिखेंगे तय की गई दूरी बराबर 24 किलोमीटर। ठीक, यहाँ देखिए ये कहा दिया है, ये धारा के अनुकूल चलने में चाल, मतलब धारा के अनुकूल जाने में उसकी चाल दिया है, धारा के प्रतिकूल जाने में उसकी चाल दिया है, कुल तय की गई दूरी इतना दिया है। तो हम यहाँ पर हमको चाल दिया है, दूरी दिया, तो हम समय नहीं निकाल सकते, हम समय निकाल देंगे। हम कहेंगे कि धारा के अनुकूल चलने में लगा समय, से कह देंगे धारा के अनुकूल दिशा में, धारा के अनुकूल चलने में लगा समय बराबर, क्या कहेंगे, समय बराबर क्या होता है, टी बराबर डी अपन बी, ये तो होता है ना। तो टी कितना, माने इसको कह देने T1, इसको T1 कह देने, T1 बराबर डी। अच्छा डी कितना दिया था, डी दिया था 24 बटे, ये चलवा कितना दिया था, चलवा दिया था 18 प्लस में x दिया था, इतना हावर्स मान ले रहे हैं। ठीक, अच्छा ऐसे ही धारा के प्रतिकूल जाने में कुछ समय लगा होगा, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, इसको T2 बराबर का होगा D1 B1, डी तो बराबर होगा D1 बाई B2। अच्छा T2 कितना हो जाएगा, T2 बराबर, अच्छा D1 कितना, D1 24 ही रहेगा, कहाँ 24 किलोमीटर दूरी उसको तय करना होगा। लेकिन अब की चलिए बदल जाएगा, आपकी 18 माइनस x हो जाएगा। ठीक, ये धारा के प्रतिकूल वाले में है, धारा के प्रतिकूल जाएगा तब इतना समय लगेगा, और धारा के अनुकूल जाएगा तो उसको इतना समय लगेगा। ठीक, और हमसे का है क्वेश्चन कि प्रतिकूल जाने में लगा समय अनुकूल जाने में लगे समय से 1 घंटा अधिक है। कहने का मतलब कि जो समैया धारा, मतलब कि अगर जो समैया अनुकूल जाने में लग रहा है, जब वही प्रतिकूल जा रहा है तो उसको 1 घंटा अधिक ले रहा है। कहाँ 1 घंटा अधिक कब लेगा, जब वही धारा की विपरीत दिशा में चलेगा। तो जैसे कि जब 24 किलोमीटर यहाँ पहुँच रहा था, तो 24 किलोमीटर मान लो प्रेजेंट टाइम में 24 किलोमीटर यहाँ 5 घंटे में पहुँच रहा था। तो धारा की दिशा में जब जा रहा था तो 24 किलोमीटर दूरिया वह 5 किलोमीटर पहुँच रहा था। लेकिन वही जब वही धारा के विपरीत में जा रहा है तो वही 24 किलोमीटर दूरिया उसको 5 घंटा नहीं, अब 6 घंटा तय करना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब कि अगर अनुकूल समय में से प्रतिकूल समय घटा दें तो कितना समय अधिक लग रहा है हमको मिल जाएगा कि नहीं। तो इसे हम कर दे, मतलब कि अगर हम कह दें प्रश्नानुसार, कहेंगे कहा है प्रतिकूल जाने में लगा समय अनुकूल जाने में लगा समय से 1 घंटा अधिक है। मतलब कि अगर हम प्रतिकूल समय में से, देखो प्रतिकूल जो अगर धारा के विपरीत में जब जा रहा है तो मान लो वह 6 घंटा लगा रहा है, लेकिन जब धारा की दिशा में जा रहा है तो वह 5 घंटा लगा रहा है। तो समय कितना अधिक लगा रहा है, प्रतिकूल जाने में 1 घंटा अधिक लगा रहा है। तो 1 घंटा जब अधिक लगा रहा है तो यदि हम प्रतिकूल समय में से अनुकूल वाला समय घटा दें तो कितना अधिक लग रहा है, मिल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा। तो घटा दें, मतलब कि T2 में से T1 घटा दें तो 1 घंटा मिल जाएगा। अच्छा T2 है कितना, T2 है 24 बटे 18 माइनस x, माइनस T1 कितना है, T1 24 बटे 18 प्लस में x बराबर कितना, 1 घंटा। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करना है आगे।
हम इसको कर रहे हैं। यहाँ से हम एक काम कर रहे हैं ना, पहला बात ये 24 कामन ले रहे हैं, 24 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कामन हो जाएगा, बचेगा का 18 बटे x। ये कितना बचेगा, ये बचेगा 18 प्लस में x बचेगा बराबर, यहाँ 1 बचेगा। ठीक, 24 यहाँ उतार दे रहे हैं, 18 माइनस x, एलसीएम ले रहे हैं तो एक कोष्टक में इतना हो जाएगा, एक कोष्टक में होगा 18 प्लस में इतना हो जाएगा बराबर 1। ठीक, इससे कटा तो बचा का, ये बचा 18 प्लस में x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस से माइनस रहेगा। ठीक, इससे ये कटा तो बचा ये 18 माइनस में x हो जाएगा। ठीक, अब 24 ऐसे उतार दे रहे हैं। अब यहाँ हम जान रहे हैं कि 18 प्लस में x, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस नहीं है, लेकिन रियल में जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ प्लस होता है। यहाँ कुछ है, अभी कुछ नहीं है, तो यहाँ प्लस है, ध्यान दीजिएगा। तो यही नाते हम कह रहे हैं कि माइनस प्लस माइनस होता है, 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा कितना, x हो जाएगा। ये गुणा होगा, ये आप जानते हैं एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में प्लस बी, ये कुछ नहीं है। एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में प्लस बी, तो a सूत्र का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर का होता है a प्लस, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। मतलब कि जहाँ a प्लस बी है और उसके बाद एक कोष्टक में a प्लस बी है, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी है, उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कह सकते हैं। तो यहाँ का दिया था, यहाँ एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो हम इसको कह सकते हैं का कि 18 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, ठीक, बराबर 1। यहाँ देखिए 18 से 18 गया, बचा का, इसको हम आगे अगले पेज में कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 18 से 18 खत्म हो जाएगा, बचेगा का 24, ये x 2x हो जाएगा, 2x बटे ये का होगा, ये होगा, ये 18 का स्क्वायर होता है 324 से, उसके बाद हो 2x बटे में 18, ये इसका स्क्वायर करेंगे, जब 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 बटे में x का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर रहेगा। ठीक, बराबर 1 हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, 24 का अंदर गुणा कर दे रहे हैं। जब 24 का अंदर गुणा होगा तो 24 दूना 48 हो जाएगा, 48 बचेगा x बटे में कितना, 324 माइनस में x बराबर 1। अब कुछ जुटे घटेगा, कुछ नहीं होगा, तब तिरछा गुणा कर दे रहे हैं। तिरछा गुणा होगा तो 1 के साथ होगा तो 48 ही रहेगा, बराबर इसके साथ होगा 1 में तो वही रहेगा 324 माइनस में x। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर x स्क्वायर होगा, हमने x स्क्वायर नहीं किया, x स्क्वायर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये x स्क्वायर माइनस में दिया था इसको इधर प्लस करने के लिए हम इसको इधर भेज रहे हैं। तो जब इधर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, ये प्लस में है, प्लस में 48x ऐसे उतर जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, बराबर 0 के। अब इसका फैक्टर करना होगा, फैक्टर क्या करेंगे, गुणा करने पर प्लस में 48x है, और गुणा करने पर नहीं, जोड़ने अथवा घटाने पर प्लस 48x आना चाहिए, और गुणा करने पर माइनस में 324 आना चाहिए। ठीक, तो हम जब इसका वो करेंगे तो हमको मिलेगा का x स्क्वायर। अगर हम इसको कर दे रहे हैं का, अगर हम 54x में से, सॉरी 54 प्लस में रहेगा, 54x में से 6x अगर हम घटा दे रहे हैं तो हमको 48 मिल जाएगा। अगर हम 54 में से 6x घटा दे रहे हैं तो हमको 48x मिल जाएगा। अब प्लस में है तो ये 54 भी प्लस में, बड़ा वाले सामने बड़ा निशान लग गया, 54 में से 6 गया 48x। और 54 का 6 में अगर गुणा करेंगे तो 324 हमको मिल जाएगा। ठीक, हमको ये मिल गया बराबर 0 के। तो हम कहेंगे का काम, यहाँ x कॉमन हो जाएगा, बचेगा x प्लस में 54, यहाँ का होगा माइनस में 6 कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस प्लस में कितना 54 बराबर 0 के। ठीक, एक कोष्टक में x माइनस 6, दूसरे कोष्टक में x प्लस में 54। ठीक, हम कह देंगे का एक कोष्टक में x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहेंगे, x प्लस 54 बराबर 0, x बराबर माइनस में 54। जो माइनस वाला आया है उसको हम नहीं लेंगे, बाकी जो प्लस में वाला आया है उसको ले लेंगे। कहेंगे कि जो धारा का चाल होगा, धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही होगा हमारा आंसर। ध्यान दीजिएगा, साथ कैमरा नहीं गया था यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया है,
इसको क्या किए 48x बराबर 324 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर को प्लस पर करने के लिए हमने बराबर किधर भेज दिया, तो क्या ये माइनस में दिया था, यहाँ हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में ये प्लस में 48 से तो ये प्लस में दिया था 324, ये इधर आया माइनस में 324। अब इसका गुणा करने पर ऐसा मतलब गुणा करें कि गुणा नहीं मतलब कि जोड़े तो घटाएं, प्लस में 48 एक्स आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस में 324 है। तो हम अगर 54 एक्स में से 6 एक्स घटा देंगे तो 48 प्लस में 48 एक्स आ जाएगा, और 54 का 6 में गुणा करेंगे 324 आ जाएगा। ठीक, तो हम जब ये किए हैं इसका कर दिए, फिर इसमें एक्स कामन ले लिए, फिर ये आया, फिर -6 कामन लिए, फिर ये आया, फिर एक क्वेश्चन में कर दिए, एक क्वेश्चन में कर दिए। हम जानते हैं ये माइनस में आया, माइनस कभी भी लिया नहीं जाता है, हमेशा प्लस ही लिया जाता है। ठीक, दूसरे का आंसर आ गया। अथवा क्वेश्चन दिया है, अथवा केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर होगा 2 कोण OPQ के। ठीक, इसको हमने कुछ सिद्ध करना, चलिए सिद्ध करके हम बताते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसने कहा कि कोई बिंदु है, वह बिंदु T है। ठीक, ये कोई वृत्त है अपनी ओर से, ये कोई वृत्त है, ये जो बिंदु T है, ये बिंदु T यहाँ वृत्तों का केंद्र मान ले रहे हैं O है। ठीक, और ये बिंदु T, ठीक, ये जो बिंदु T है ये इस वृत्त से एक स्पर्शी से खींचा जा रहा है। ठीक, इसे खींच दिए हैं। यहाँ से भी एक कह रहा है कि एक कोई खींचा है। अभी एक बार क्वेश्चन पढ़ के हम आपको फिर से सुना देंगे कहना क्या चाहते हैं, उसी के अनुसार हमने किया है। और हम इसको मान लें जहाँ पर ये टच कर रहा है, मान ले रहे हैं P है, और इसको कह देने भैया ये Q है। ठीक, Q है, यहाँ पर कुछ कोण बनाएगा, इस कोण को हम अपनी ओर से मान ले रहे हैं कि यक्स अक्ष बना रहा है, x डिग्री बना रहा है, x डिग्री बना रहा है, और इसको हम अपनी ओर से कह दे रहे हैं का यहाँ पर था और ये बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक, हमने इसको इसे दर्शा दिया। और ये केंद्र बिंदु मतलब वृत्त का केंद्र है, गोले का केंद्र है, ये O है। ठीक, हमसे क्या पूछा था कि सिद्ध करो कि जो ये कोणवा होगा इस कोणवे के दुगना होगा। तो हम इसको अपनी ओर से, जैसे कि इस कोण को हम अपनी ओर से मान ले रहे हैं का, इस कोण को हम अपनी ओर से मान ले रहे हैं कि ये Z है, ये X है, X नहीं X है, इसको Y मान ले रहे हैं, ये मान ले रहे हैं A। ये जो ध्यान दीजिएगा, हमने जो PTQ जो कोण बन रहा है अपनी ओर से कहते हैं कि ये X डिग्री बनेगा, और जो कोण बन रहा है का जो बन रहा है कि TQP माने ये कोण जो बन रहा है इसको कहते हैं अपनी ओर से Z डिग्री बन रहा है, और जो ये कोण बन रहा है मतलब TPQ ये कहते हैं कि Y डिग्री कोण बन रहा है, और हम ये कोण को कहते हैं QPO ये जो कोण बन रहा है इसको कहते हैं अपनी ओर से A। हमसे यही कह रहा है भैया कि सिद्ध करो जो यक्स होगा वो बराबर होगा 2A के, मतलब कि जो ये कोणवा होगा यक्स अच्छा होगा, मतलब जो ये कोणवा बनेगा, ये कोणवा ये वाला जो ये कोणवा होगा इस कोणवा के ये कोणवा के 2 गुने के बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना, माने ये कोणवा माने यक्स बराबर होगा किसके 2 गुणे A के। ये कोणवा बना रहा है अपनी ओर से कह दिए कि ये कोणवा मान लो ये बना रहा है ए हो रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, तो ये जो यक्स होगा ये इसके 2A के बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आगे। सबसे पहले क्या कहेंगे कि माना कोण PTQ बराबर यक्स अंश, माने ये कोण TPQ बराबर y अंश, और कोण TQ कहेंगे का कोण TQP बराबर Z। कहने का मतलब कोण
कोड पी टी क्यू, इसको माने एक्स, ये एक्स लिखें, ठीक। और लिखें कोड टी पी क्यू, इसको माने वाई, तो इसको वाई आंसर लिखें, ठीक। और हम कह रहे हैं का कोड टी क्यू पी, इसको कह रहे हैं जेड, ये इसको जेड आंसर, ये जेड आंसर लिखें, ठीक। ये हो गया। इसके बाद आगे बता रहे हैं का सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है कि जो कोडवा कोड पी टी क्यू ये बराबर होगा किसके, द्विगुणे के, किसके किसके द्विगुणे के होगा, द्विगुणे को होगा, द्विगुणे को होगा कोड क्यू पी ओ के, मतलब क्यू पी ओ के, ठीक। माने ये जो कोड होगा इसके द्विगुणक बराबर होगा, मतलब ये, तो हम इसको क्या माने हैं, पी टी क्यू को क्या माने, पी टी क्यू को माने यक्स, यक्स बराबर क्या करना है 2a के, हमको ये सिद्ध करना है, ठीक। ये हमको सिद्ध करना है, तो चलिए हम आगे कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक दुईठी परिमेय बता देते हैं। परिमेय माने वृत्त का जब सवाल लगाते हैं तो ये नियम होता है, वृत्त का नियम होता है का, वृत्त का नियम ये होता है कि यदि कोई वृत्त है, जब ये बताना चाहते हैं जैसे कि ये कोई वृत्त है, ठीक, ये वृत्त है, यदि वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु मान लो, इस बिंदु से इस वृत्त पर जब एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी और इस बिंदु से इस पर जब एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, मान लो ये इतना बड़ा था, ठीक, ये स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तो ये जो ध्यान दीजिएगा वृत्त के गोले के बाहर से कोई बिंदु था, ये बिंदु से जब यहाँ पर स्पर्श खींचा जाएगा तो ये यहाँ से इतना, और इस बिंदु से जब यहाँ पर स्पर्श खींचा जाएगा तो ये जो दूरिया होगा ये आपस में बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा ये वृत्त, ये क्या होता है, ये परिमेय होता है किसी वृत्त के, हम कहते बता दे रहे हैं किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। किसी वृत्त के बाहर, माने ये कोई वृत्त था, इसके बाहर एक बिंदु है, किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु, ये कोई बिंदु है, यहाँ से खींची गई स्पर्श, जैसे कि ये वृत्त है नहीं है, ये इसे वृत्त गया था, ये इसे वृत्त गया था, तो ये इसको स्पर्श करती हुई जा रही है, तो ये स्पर्श किसी वृत्त के बाहर स्थित, किसी वृत्त है, इसके बाहर स्थित ये बिंदु है, ठीक, बिंदु किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है, आपस में समान होती है, ठीक। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो टीपी है वो बराबर होगा टी क्यू के। अच्छा, कैसे बराबर है, ये वृत्त के बाहर बिंदु से खींची गए स्पर्श रेखाएं के कारण, ठीक, इतना करते हैं। हम आपको बताएं कि यदि कोई वृत्त है, उस वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, ये जो वृत्त का जो परिमेय नहीं है, यही दोनों परिमेय है कि किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। दूसरा का है किसी वृत्त पर से खींची गई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, यही दोनों है, ठीक। तो यहाँ ये क्या है, यहाँ मतलब कि जो दूरिया है, ये दूरिया इस दूरिया के बराबर होगा। अभी आपको ये बताए हैं कि आप एक वृत्त का एक परिमेय जानते हैं का, कि यदि कि वृत्त माने वृत्त के बाहर से, यदि हम वृत्त के बाहर से होती होगा, ये एक स्पर्शी इधर खींचिए, एक स्पर्शी इधर खींचिए, तो ये दोनों लंबाई आपस में बराबर होगी, ठीक है। बराबर होगी तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से फिर ये देख सकते हैं ये त्रिभुज बना। तो यदि एक त्रिभुज बना तो ये कौन सा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुण होता है का, समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुण होता है का कि यदि किसी त्रिभुज की दो सम्मुख भुजाएं बराबर हों, जैसे कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज की कोई दो सम्मुख भुजाएं हैं, तो इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब का कि जो ये भुजा यदि बराबर होगा, यदि ये भुजा बराबर होगा, तो ये आपस में इसके समानुपाती कोणवा ये, इसके समानुपाती कोणवा इस भुजा के सामने वाला कोण ये, इस भुजा के सामने वाला कोण ये, मतलब कि z बराबर होगा y के। कैसे कहेंगे, किसे बराबर भुजा के
भुजा के सम्मुख कोण से बराबर भुजा के सम्मुख कोण से ये क्या होंगे, जेड बराबर वाई के होंगे। और हम जानते हैं का कि त्रिभुज टी पी क्यू एक त्रिभुज है। अच्छा कौन सा त्रिभुज है, टी, यहाँ देखिए टी पी क्यू एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। अगर सम्मुख भुजाएं के सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं तो हम जानते हैं एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब कि ये कोण व अंतः कोण, मतलब ये कोण ये तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। तो ये कोण टी माने x प्लस वाई प्लस में z का मान कितना, 180 अंश। तो कह देंगे का x प्लस में y, ध्यान दीजिएगा z बराबर y है ना, तो जहाँ z है हम उसको हम y लिख सकते हैं, y बराबर 180 अंश। ठीक, तो हम कह देंगे का कि x प्लस में 2y बराबर में 180 अंश लिख देंगे का 2y बराबर 180 माइनस में x, y बराबर 180 माइनस में x बटे 2 समीकरण नंबर 1। ठीक, और ध्यान दीजिएगा इसका एक परिमेय और होता है का कि जैसे कि यदि कोई वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, उस बिंदु से यहाँ उस बिंदु से वृत्त के एक स्पर्शी खींचे और इधर भी एक स्पर्शी खींचे तो ये दोनों बराबर हो गए। और यदि एक बात और एक परिमेय और क्या कहता है, हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि कोई वृत्त है, ठीक, ये कोई वृत्त है, इस वृत्त से होती हुई एक स्पर्शी खींचे। जैसे कि स्पर्शी माने जो ये वृत्त का जो अंतिम सिरा है, माने ये जो वृत्त का जो परिधीय है, इस वृत्त के परिधीय को यह रेखा स्पर्श करना चाहे तो इन्हें इसको स्पर्शी रेखा कहते हैं। ठीक, तो जो ये रेखा खींचे है एक स्पर्शी रेखा है। यह स्पर्शी रेखा इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो अगर इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है तो अगर हम वृत्त के केंद्र से जब इसको इस वृत्त के परिधि तक मिलाएंगे तो ये स्पर्शीय भी इसको टच करेगा। कहाँ कि ये वृत्त के परिधि को यह रेखा वृत्त के परिधि को टच कर रहा है। तो अगर वृत्त के केंद्र से अगर हम एक रेखा खींचेंगे तो यह इसे भी टच करेगा। तो ये क्या होगा, एक त्रिज्या होगा। तो यह त्रिज्या इस वृत्त के स्पर्श पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कहाँ कि जरा आप देख सकते हैं ये क्या है, ये स्पर्शी रेखा है। स्पर्शी मान एक सीधा लंबा इधर गया है, समतल के ऊपर एक वृत्त के केंद्र से इसके परिधि पर एक रेखा जब हम लंब डालेंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का हमेशा कोण बनाएगा। ये दूसरा परिमेय कहता है। ठीक, यहाँ देखिएगा ये क्या होगा, ये इस वृत्त के केंद्र से इस पर एक हम जब त्रिज्या डालेंगे तो यह त्रिज्या इस स्पर्शीय पर भी खड़ा एकदम लंब प्रतीत होगा। तो ये लंब प्रतीत होने के नाते ये क्या होगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, दूसरा परिमेय यही है कि किसी वृत्त पर से खींची गई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक, तो यदि ये इस पर लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कहने का मतलब का कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये वृत्त का परिधि है, ये उसका क्या है, केंद्र है। केंद्र से इस पर ये केंद्रों का क्या है, ये केंद्र से उसके परिधि तक हम गए तो ये क्या होगा, एक त्रिज्या होगा। ये त्रिज्या आप देख सकते हैं कि ये इसका कहा जाता है, ये ऐसे जा रहा था, ऐसे ये जा रहा था ना, ऐसे जा रहा था, ये क्या होगा, इसका स्पर्शी हुआ। स्पर्शी के ऊपर से स्पर्शी और परिधि में एक ठी हम यहाँ से एक ठी रेखा खींचें तो इसका क्या होगा, केंद्र होगा। यह केंद्र है, त्रिज्या होगा। यह त्रिज्या यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, कहाँ कि ये एक स्पर्शी रेखा है। स्पर्शी रेखा माने ये सीधा रेखा गया, एक स्पर्शी रेखा गया। यह स्पर्शी रेखा इस केंद्र से जब इस वृत्तवा पर हम वृत्त के परिधीय पर एक केंद्र ऐसे रेखा खींचेंगे तो इसका त्रिज्या कहलाएगा। यह त्रिज्या इस समतलवा पर भी क्या करेगा, खड़ा प्रतीत होगा, तो लंब प्रतीत होगा। जब लंब प्रतीत होगा तो अगर किसी चीज़ पर कोई अगर लंब रेखा खींच दें तो जैसे कि कोई रेखा है, इस रेखा पर ये समतल रेखा, इस पर एक लंब डाल दें तो क्या होगा, इसके साथ ही 90 डिग्री का कोण बनाएगा कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये समतल रेखा गया, इस समतल रेखा पर ये कोई ऐसे ये सीधा लंब रेखा इस पर पड़े तो ये इसका क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, अगर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो हम कह सकते हैं
यहाँ पर देख सकते हैं का कि ये जो वृत्त, ये केंद्र है, ये अपनी परिधि पर एक रेखा यहाँ खींचें तो ये क्या होगा, इसका त्रिज्या होगा। अब ये त्रिज्या इसके स्पर्शियों पे टच कर रहा है, तो टच कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। नहीं, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाए तो अगर इधर 90 डिग्री का कोण बना तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, माने ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। और हमने इसको माना था का वाई, इसको माना था का यक्स माना था, इसको माना था, इसको पूरे का क्या माना था, इसको माना था जेड। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो ये कोड़वा होगा इस कोड़वे के और इस कोड़वे के योग के बराबर होगा। अच्छा, ये कोड़वा ये कोड़वा और ये कोड़वा के योग के बराबर, तो ये पूरा कोड़वा होगा कितना, ये यहाँ से लेके यहाँ पूरा 90 है, और 90 बराबर 90 किसके बराबर है, वाई के बराबर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की कोड़वा के बराबर है। ठीक, तो हम यहाँ कह सकते हैं का, यहाँ कह सकते हैं, यहाँ ये कह सकते हैं कि जो ये वाई होगा, वाई प्लस में और कितना, वाई प्लस में हम कह सकते हैं, इसको y माने हैं, इसको का माने हैं, a माने हैं, तो ये y और a मिलकर क्या ये पूरा इतना ये खड़ा रेखा हो जाएगा, तो ये 90 होगा। माने 90 किसके बराबर होगा, y और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 90 अंश आएगा, श्योर है। कह सकते हैं हम, तो कह सकते हैं का y प्लस a बराबर 90 अंश के होगा। अगर ये 90 अंश का होगा तो हम यहाँ कह सकते हैं y बराबर का 90 माइनस a। ठीक, इसको मान लें समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो हम समीकरण 1 को 2 से कह सकते हैं का 80 माइनस एक्स बराबर 90 माइनस 1। ध्यान दीजिएगा भैया, ये a है, ये a है, ये 9 नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये a है, ये यहाँ पर a है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये इसके बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, जब ये प्लस में है, ठीक, जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90, सॉरी हमने थोड़ा यहाँ पर गलती कर दिया का, इसके बटे में 2 होगा, जिससे यहाँ बटे में 2 है तो हमने 2 नहीं उतारा, हम फिर से इसको कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर समीकरण 1 इसको सॉल्व किया है, ये किया है, फिर इसके बाद ये किया, इसको समीकरण नंबर 1 माना है। उसके बाद क्या किया, अभी हम आपको ये बताएं हैं कि जो ये कोड़वा ये जो त्रिज्या है, ये अपने परिधि पर एक रेखा खींचा गया, तो मैंने केंद्र से इस वृत्त के परिधि पर एक वो खींचें तो ये क्या होगा, त्रिज्या होगा। और चूँकि ये त्रिज्या इसके स्पर्श को भी टच कर रहा है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अगर ये 90 इधर बनाए तो ये भी इधर भी 90 कोण बनाएगा। ये मतलब ये पूरा कितना होगा, वाई होगा, और प्लस में ए, y प्लस ए बराबर कितना होगा, 90 अंश के बराबर होगा। तो हमने यहाँ क्या किया है, हमने कह दिया है y प्लस ए बराबर 90 डिग्री, तो y बराबर का हो 90 माइनस ए होगा। 90 माइनस ए, यहाँ y बराबर, यहाँ 180 माइनस एक्स बाई 2 है, यहाँ y बराबर 90 माइनस ए बराबर, तो हम कह दिए का समीकरण 1 व 2 से, मतलब अगर y बराबर 90 माइनस ए है, y बराबर 180 माइनस एक्स बाई 2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो आपस में बराबर होगा तो हमने बराबर कर दिया 90 माइनस ए बराबर 180 माइनस एक्स बाई 2 है, ये बराबर होगा, तिरछा गुणा कर दिए। जब गुणा करेंगे तो ये होगा कितना, गुणा होगा 180 माइनस में 2 ए बराबर में 180 माइनस एक्स, 180 से कटा आया कितना, माइनस 2a बाई माइनस एक्स है, ये माइनस से माइनस गया, आया कितना, 2a बराबर एक्स आया। हम एक्स बराबर 2a, हमने अभी आपको यही बताया, हमको यही सिद्ध करना है भैया, हमको यही सिद्ध करना था। कहाँ गया, हमको सिद्ध ये करना था कि जो पी टी क्यू बराबर कोड 2 कोड क्यू पी ओ के बराबर होगा, मतलब कि इसको माने हैं यक्स, इसको माने हैं ए, तो ये इसके 2a के बराबर। हम यहाँ कह सकते हैं का यक्स को क्या माने थे, यक्स बराबर क्या कहते हैं, यक्स बराबर यहाँ देखिए यक्स कहाँ गया ये यक्स बराबर कह देंगे, यक्स बराबर कोड पी टी क्यू, ये बराबर किसके, ए को क्या माने थे, ए कहाँ गया, ए कहाँ गया भैया, ए को हम नहीं लिखें का जी, यार गजब यार, हमने लिखा ही नहीं यहाँ ए को, सॉरी हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हमने ए को यहाँ लिखा ही नहीं कि ये और किसके माने हैं। ठीक, यहाँ देखिए कोड क्यू पी ओ, कोड क्यू पी ओ माने कोड क्यू पी ओ, ये कोडवा, इसको क्या माने ए। ठीक, यहाँ ए माने हैं तो ए के स्थान में क्या लिखेंगे, ए के स्थान में यही लिखेंगे कोड, यहाँ देखिए यहाँ कोड क्यू पी ओ, कोड क्यू पी ओ। ठीक, ये इसका क्या होगा, 2 गुने के बराबर होगा, यही हमको सिद्ध करना था, ये आ गया। उसके बाद सवाल नंबर 4 का दिया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चलकर जाता है। इसको हमने अपने क्लासों में बताया था। ठीक, लेकिन फिर भी हम यहाँ बता दे रहे हैं भैया,
हम इसको छोड़ेंगे नहीं। बताया था तो क्या हुआ, हम जानते हैं कि हमारे जिसको हमने बताया था वो कर लेगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक, इसमें कुछ है नहीं लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। यहाँ देखिएगा हमने क्या किया है, जैसे कि ये कोई लड़का था, वह 1.5 मीटर लंबा है। ठीक, वह जब यहाँ से जब ये कोई 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 क्या था, मतलब कि 30 मीटर लंबा कोई शिखर था। ठीक, जब वह यहाँ से देख रहा था तो उसके साथ 30 अंश का कोण बना रहा था। जब वह कुछ मीटर दूर चल कर गया तो फिर वहाँ देखा तो ये 60 अंश का यहाँ पर कोण बनने लगा। हमसे ये पूछा है कि वह लड़का यहाँ से यहाँ जब गया तो कितनी दूरी पर चला है, मतलब कितना दूर तक चला है। ठीक, हमसे ये बताया है, पूछा है। तो हम एक काम क्या करते हैं ना, अगर इस पूरे मतलब जब यहाँ था वह लड़कवा, जब यहाँ था तो उसकी दूरी यहाँ से यहाँ क्या था, कितनी है। जब वह लड़कवा यहाँ आया तब वह, अब उसकी दूरी कितनी हो गई, अब उसकी पूरी दूरी में से इतना दूरी अगर घटा देंगे तो ये दूरी हमको मिल जाएगा कि नहीं कितने दूर वो चला है। ठीक, तो वही हम करने वाले हैं। यहाँ पर हम थोड़ा लिख दे रहे हैं कि मान लो यह x मीटर यहाँ से यहाँ तक चला है। ठीक, यहाँ से यहाँ पूरा दूरिया कितना है, y मीटर है। ठीक, तो ये टोटल दूरिया कितना हो जाएगा, x प्लस में y हो जाएगा। ठीक, हम इतना कर देना थोड़ा आसानी के लिए। मान लेना कि यहाँ से यहाँ लड़कवा x मीटर तक, अरे यार ये x है भैया, x मीटर है, ये y मीटर है, ये टोटल दूरिया x प्लस में y मीटर है। ठीक, ये पूरा है। थोड़ा लिख दे रहे हैं का कि माना कि लड़का द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी बराबर x मीटर, जो यहाँ माने हैं। यहाँ हमने अपनी ओर से x मीटर मानी, ध्यान दीजिए। ये थोड़ा आपको लग रहा है कि यहाँ पर गुदा गया है, ये x मीटर ही बना है। ठीक, x मीटर ही हमने बनाया है। x मीटर ये यहाँ से यहाँ तक जो चला है x मीटर है। ठीक, यहाँ से यहाँ y मीटर चला है, ये मान रहे हैं। तो कह देंगे का त्रिभुज ABC इस त्रिभुज में क्या कहेंगे, ABC बराबर क्या कहेंगे, इसमें AB बराबर कितना। और हाँ, एक बार हम आपको बताए नहीं, ये लड़कवा 1.5 मीटर लंबा है। तो जब 1.5 मीटर लंबा है तो ये धरती से सूद कर नहीं देखेगा। जैसे कि कोई लड़का, जैसे हमें कोई भी है, वो अगर जैसे कि उसकी आंखें कहाँ होती है, उसके सर पर होती है, तो उसके मतलब उसके शिखर पर होती है, शिखर भाग में होती है। तो धरती पे नहीं, धरती से नहीं देखेगा, कुछ दूरी से देखेगा। जैसे कि जितना लंबा होगा, जितना मीटर वो लंबा होगा, उतने मीटर से ऊंचा देखेगा। तो ये पूरा दूरिया हमको दिया था 30, हम इतनी दूरिया से देख रहे हैं। यहाँ से वो लड़का देख रहा होगा, तो हमने क्या किया, यहाँ से देख रहा है तो हमने कह दिया कि भैया उसकी दूरिया इतना हमको मालूम है। वह जो पूरा दूरिया था, पूरा दूरिया में से इतना मालूम है, इतना दूरिया है कितना, इतना दूरिया पूरे में से ये लड़का वाला दूरिया घटाएं तो 28.5, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28.5 है। ठीक, तो हम कह देंगे कि ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 28.5 है, ए बी बराबर 28.5 है। अब बी सी बराबर कितना है, बी सी बराबर माने बी सी, बी और सी, ये है सी, ये हमने कहा अपनी ओर से माना है वाई माना है, मान लो वाई है। ठीक, तो थीटा बराबर कितना है, 60 अंश है। तो कह देंगे का कि tan 60 बराबर कितना, 28.5 माने लंब बटे आधार। आधार कितना है, आधार हम नहीं मालूम है तो मान अपनी ओर से माने था वाई। ठीक, tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर 28.5 बटे वाई। 30 से गुणा करेंगे तो y बराबर का होगा, y बराबर 28.5 तो √3। समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। ऐसे ही त्रिभुज ABD में कहने का मतलब देखिए यहाँ पर ABD, अब पूरे त्रिभुज में क्या कहेंगे कि tan 30 अंश बराबर लंब इसमें भी वही 28.5 ही रहेगा। आधार इसमें बदल जाएगा, आधार इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, यहाँ से D से C तक की दूरी कितना, x किलोमीटर अपनी ओर से मान है तो x हो जाएगा। ठीक, ये tan 60 का मान 1 बटे √3 बराबर में 28.5 बटे x। अब करेगा 30 से गुणा होगा, x बराबर का होगा, x बराबर 28.5 बटे x बराबर 28.5 √3 हो जाएगा। ठीक, सॉरी यार, यहाँ पर तो ये पूरा ये ABD, तो D इतनी दूर आधार ना ही है, आधार इतनी दूर तो इसके लिए था। आधार ये
यहाँ से यहाँ तक पूरा धरवा लिया जाएगा, माने x प्लस वाई ये कुल लिया जाएगा। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ इतने किए हैं, x प्लस वाई पूरा लिया जाएगा। ठीक, x वाई प्लस एक्स कुछ भी हो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, अब हमने क्या किया है, हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको मालूम चल के कितना है, यहाँ से माने यहाँ से पूरा टोटल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमको मालूम हो गया कितना है 28.5 √3। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है हमने ज्ञात किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने किया है 28.5 बटे √3 है। अगर हम पूछें कि यहाँ से यहाँ कितना दूरी चला है, तो अगर पूरी दूरी में से इतना दूरी घटा दें तो पता चलेगा ना कितनी दूरी चला है। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं, कहेंगे का चली गई दूरी बराबर का, चली गई दूरी बराबर का होगा, पूरी दूरिया कितना था 28.5 √3 में से आधी दूरिया कितना था, आधी दूरिया माने इतना दूरिया कितना था, इतना दूरिया हमने निकाला है 28.5 √3 था, इसमें से घटा दें आंसर आ जाएगा कितना 28.5 √3 ये घटा रहे हैं। ठीक, आप देख सकते हैं कि 28.5 दोनों में, तो 28.5 हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, कॉमन ले लेंगे, बचेगा का √3, इसमें 1/√3 यही बचेगा। ठीक, 28.5 जब कॉमन ले लेंगे तो इसके बाद एल्शियम यहाँ इसके बटे में 1 कह सकते हैं, एल्शियम होगा √3, ये होगा यहाँ 1 जाएगा √3 जाएगा, √3 फिर इसमें 3 हो जाएगा, माइनस में ये से 1 कटा, बचेगा का 1 बचेगा। ठीक, 28.5 ये घटेगा कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम, इसके बाद 28.5 का 2 में गुणा होगा तो कितना आएगा 57/√3 आएगा। अब 3 का क्या कर रहे हैं, ये ध्यान देना, ये चली गई भैया, चली गई दूरी चल रहा है, चली गई दूरी बराबर चली गई, दूरी बराबर चली गई, दूरी बराबर चली गई, दूरी बराबर, ठीक ये चल रहा है, ये चली गई दूरी बराबर ये चल रहा है। अब इसका क्या कर रहे हैं, आगे हम इसका परमीकरण कर देंगे 27/√3 ऊपर नीचे √3 से गुणा करने पर जब करेंगे तो ये फ्रेश में हो जाएगा 27.3 ये फ्रेश में हो जाएगा, बचेगा का नीचे 3 बचे 3 से 19/3 मीटर चली गई दूरी बराबर होगा। ठीक, उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या दिया है, पेटियां दिया है, फिर कहा एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। ठीक, इसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक क्रम में वर्ग अंतराल में व्यवस्थित करेंगे जो दिया है, लिखेंगे कहाँ, यहाँ वर्ग अंतराल लिखेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पेटियों की संख्या दी है माने एफ दिया है, ये लिखेंगे। और ध्यान दीजिएगा हम इसको प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष नहीं पग विचलन से नहीं कल्पित विधि से सॉल्व करेंगे, थोड़ा बढ़िया पड़ेगा जल्दी से। ठीक, ध्यान दीजिएगा हमने इसको वर्ग अंतराल में व्यक्त किया है 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 64, उसके बाद एफ कर दिया है। उसके बाद हम जानते हैं कि सूत्र में कल्पित का सूत्र क्या होता है, कल्पित का सूत्र क्या होता है कि x बार बराबर क्या होता है, x बराबर होता है a प्लस में सिग्मा FI/DI बटे सिग्मा FI। तो हमको d मालूम होता है, अच्छा d मालूम होना चाहिए। अच्छा d कैसे मालूम होगा, d के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा हम इसको सबसे पहले अगर हम कल्पित विधि से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको x मालूम होना चाहिए। अच्छा x कैसे मालूम होगा, x मालूम होने के लिए इसको जोड़ो 2 से भाग करो, 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 तो x का मान मालूम चल जाएगा। ठीक, तो हम वही आगे कर रहे हैं। यहाँ देखिए हमने इसको जोड़ा 2 से भाग किया तो इतना आया, इसको फिर जोड़ा 2 से भाग किया इतना आया, फिर इसको जोड़ा 2 से भाग किया इतना आया, इसको जोड़ा 2 से भाग किया इतना आया, फिर इसको जोड़ा 2 से भाग किया इतना आया। अब रही बात डी कैसे आया, DI सबसे पहले आपको यहाँ पर a मानना पड़ेगा। अच्छा तब a कैसे माने, जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ d बराबर का होता है, DI बराबर का होता है xi में से a को घटाना होगा, तो a किसको मानेंगे, ये जो x वाला है पूरा x जो xi का पूरा लाइनिया दिया है, इस xi लाइनिया में जो सबसे मध्य में होगा उसी को हम a मानते हैं। ठीक, आप देखेंगे ऊपर से 1 2 इधर है, 1 2 इधर है, तो सबसे बीच में कहाँ है 57, तो 57 तुम्हारा क्या होगा a होगा। ठीक,
इसको हमने 57 को काट लिख दिया, ए के बराबर कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको डी आई निकालना है, तो हम पहले यक्स आई कितना है 51, 51 में से ए घटाएंगे, ए कितना है, ए है 57। जब अरे यार 51 में से 57 घटाएंगे तो यहाँ कुछ आएगा। जब यहाँ पर 51 में से 57 घटाएंगे आएगा कितना, माइनस में। अरे यार कहने का मतलब ये भैया कि यक्स आई कितना था 51 था, अच्छा माइनस है, माइनस कर दिए। ये कितना है, ये है 57, तो 51 में से जब 57 घटाएंगे तो माइनस 6 आएगा। ऐसे ही अच्छा यहाँ पर एक्स कितना है, यहाँ पर एक्स 54 है, ये कितना है 57 है, तो 54 में से 57 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 54 में से 57 जाएगा, ध्यान दीजिएगा 54 में से 57 जाएगा तो -3 बचेगा। ये हमारा डी आई का मानवा है, ये घटा है, एक्स आई में से ये घटा दिए हैं, फिर एक्स आई में से इसमें में से ये घटा दिए हैं, फिर इसमें में से ये घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर ये एक्स आई का मानवा है, एक्स आई में से ये घटाएंगे, ये कौन है 57, ये घटाएंगे ये आएगा, ठीक। आप क्या करेंगे, आप एफ आई डी आई निकालेंगे। एफ आई डी आई का है, एफ आई माने ये, डी आई माने ये, इसका गुड़ा माने जो ये आया है ये इसका गुड़ा इसमें करेंगे, जो आएगा वो एफ आई डी आई होगा, ठीक। यहाँ देखिएगा हमने एफ आई माने इतना और डी आई माने ये, इसका जब 15 छक्का 90 माइनस में 90, फिर 110 का 54 में गुणा करेंगे तो 110 का 54 में गुणा, 110 का 54 में नहीं जी, 110 का हमने किस में -3 में, ये डी है, ये डी है और ये है, इसमें गुणा करेंगे तो इतना आएगा। फिर ये डी एफ का डी में गुणा करेंगे 0 का ये हो जाएगा, फिर 115 का डी में 3 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा, फिर 25 का 6 में करेंगे 150 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एफ आई डी आई का कुल योग कितना होता है, एफ आई का कुल कितना योग होता है, एफ आई डी आई का कुल कितना योग होता है, ये करेंगे, ठीक। हमने जब कुल एफ आई को जोड़ा है तो हमारे सिग्मा एफ आई बराबर 400 आया, और जब एफ आई डी आई को जोड़ा है तो हमारा कितना आया 75 आया, ठीक है। अब फिर अब इसको हम सूत्र में रख रहे हैं, जब रखेंगे तो क्या कहेंगे कि यक्स बराबर ये कितना है, ये हमने क्या मान था, ए बराबर हमारा 57 है, सबसे बीच वाला मान 57 है, तो 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का योग कितना आया है 75, ठीक। बचे एफ बटे एफ आई कितना आया है 400, ये भी 25 से कटेगा तो काले 25 दिए 75, 25 16 में 400, ठीक। तो सिग्मा यक्स बार बराबर 57 प्लस में 3/16। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ये काटने की क्या करें, ठीक है, इसको देख रहे हैं। जब इसको 3 को जब इसमें काटेंगे तो यक्स बार बराबर कितना आया 57 प्लस में आ जाएगा 0.1875, ठीक। अब जब एक्स बार इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 57.1875 आएगा। हम इसको कह सकते हैं का एक्स बार बराबर इसको कह सकते हैं 57.19, ठीक। ये हमारा आंसर है। उसके बाद 5 नंबर का सवाल दिया है, एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, हमको थैले में नीली गेंदें कितनी हमको ये नहीं मालूम है, लेकिन लाल गेंदें कितनी हमको ये मालूम है, तो जो नहीं मालूम है इसको हम पहले मान लेते हैं। 5 नंबर सवाल है, कहेंगे माना थैले में नीली गेंदों की संख्या बराबर x, ठीक। लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंद कितना है, लाल गेंदों की संख्या कितना है हमको दिया है, लाल गेंदों की संख्या बराबर हमको दिया है 5, ये क्वेश्चन में दिया है 5 दिया है। तो हम कहेंगे कि उस थैले में कुल कितनी गेंदें थी, अरे भैया कुछ लाल गेंदें थी, कुछ नीली गेंदें थी, तो लाल गेंदों की संख्या कितनी थी, अरे यार हम सॉरी थोड़े साफ नहीं कर पाए। कहेंगे का उस थैले में कुछ नीली गेंदें थी और कुछ लाल गेंदें थी, तो नीली गेंदें कितनी थी अब हमको नहीं मालूम, तो हमने अपनी ओर से कह दिया भैया x थी। लाल गेंदें कितनी थी, लाल गेंदें मालूम है 5 थी। तो अगर पूछें कि उस थैले में कुल कितनी गेंदें थी, तो कुछ लाल थी कुछ नीली थी, तो लाल कितनी थी 5 थी, नीली कितनी थी नहीं मालूम, तो हमने मान ली x थी। तो कुल कितनी गेंदें हो जाएंगी, कुल कितनी गेंदें हो जाएंगी, लाल प्लस नीली, लाल माने 5 और नीली माने x, तो कुल कितनी हो जाएगी 5 + x हो जाएगा, ठीक। यही कहेंगे आगे। तो कहेंगे का कुल गेंद बराबर
5 प्लस एक्स। अरे एक्स का है कुल नीली गेंदों की संख्या, लाल का है कुल लाल गेंद, 5 का है कुल लाल गेंदों की संख्या। तो कुल नीली और कुल लाल को जब जोड़ेंगे तो कुल थैले में कुल कितनी गेंद है ये हमको मिल जाएगा। ठीक, अच्छा हम आपसे कहें कि नीले गेंदों की प्रायिकता क्या हो जाएगा, मतलब कि उस थैले में नीला गेंदा आने, जैसे कि कोई थैला है, उस थैले में हमने वो कुछ लाल गेंदा रखा है, कुछ नीला गेंदा रखा है, तो उस थैले में नीला हम उस थैले में अपना हाथ डालें और उस हाथ डाल में हम नीला गेंदा निकालना चाहते हैं, तो नीला गेंदा आने की प्रायिकता कितनी है, तो नीला गेंदा आने की प्रायिकता कुल गेंदों में से नीला कितना है उसमें में से कुछ आ सकता है। कुल कितना है, कुल गेंदों कितना है एक्स प्लस 5, 5 प्लस एक्स, एक्स प्लस 5 दोनों बतिये इतने एक के है। ठीक, तो इस ये पूरा गेंदों है, पूरा गेंदों में से जितना नीला है उसको हम निकालना चाहते हैं, तो उस नीला में से कुछ आ सकता है, कितना आ सकता है, कुछ आ सकता है, हम नहीं जानते कितना आएगा, मतलब पूरा गेंदों में से जो हम निकालना कितना चाहते हैं ये माने नीले आने की प्रायिकता बताना चाहते हैं, तो उस पूरे में से नीला कितना है, कितना आ सकता है, नीला कितना आ सकता है, नीला अगर कुल गेंदों नीला, जो कुल नीला गेंदों यक्स है तो कुल नीले तो ही, मतलब कि जैसे कहने का मतलब का ये अगर उस थैले में कुल 5 प्लस एक्स गेंदे, ठीक, और नीला कितना है, नीला कुल यक्स गेंदे हैं। अगर उदाहरण से हम बताएं कि यदि किसी थैले में 5 ठी नीला था, 5 ठी नहीं 10 ठी नीला था और 10 ठी लाल था, तो हम कुल कितना हो जाएगा, कुल 20 गेंदा हो जाएगा। अगर कुल 20 गेंदा हो जाएगा तो नीला कितना आ सकता है, नीला 10 ठी था तो 10 ठी तो नीला आ सकता है कि 10 से ज़्यादा हो सकता है, जितना उस थैलवा में गेंदवा रखा होगा उतना आ सकता है, उससे अधिक नहीं आ सकता, उससे कम भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम उतने ही आ सकता है। जब उतना गेंदवे ही रखा है तो उतने तो ही आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। अगर आएगा तो उतने ही आ सकता है, हाँ उससे कम भी आ सकता है, एक बार में एक निकालो, 2 निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन अधिकतम कितना आ सकता है, 10 ही आ सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। ठीक, कहने को हमें ये समझा है, रियल में ये होता नहीं है। जैसे कि कोई थैला है, उस थैले में कुछ गेंद रखा है, ये इतना नीला है इतना लाल है, तो ये इतना नीला हो सकता है आ जाए, ये इतना लाल हो सकता है आ जाए, तो सिर्फ इतना नीले तो आएगा के बारे में, सिर्फ ये तो नीला निकालें तो लाल निकालें। ठीक, ऐसे कहेंगे कि लाल गेंदों की प्रायिकता कितना हो जाएगा, लाल गेंदों की प्रायिकता कहेंगे कुल कितना गेंदा है एक्स प्लस 5। अच्छा, कुल एक्स प्लस 5 में कुल लाल गेंदा कितना है 5 है, तो कुल एक्स प्लस 5 में 5 ही तो लाल आ सकता है, चाहे मतलब चाहे एक बार में आए, चाहे 2 बार में आए, चाहे 3 बार में आए, लेकिन कुछ भी है 5 ही तो लाल आ सकता है उसमें, क्या 5 लाल उस थैले में है, ये है तो 5 से ज़्यादा थोड़ी हम अपनी कोई पैदा थोड़ी कर सकते हैं उसमें अधिक से, सिर्फ 5 तो रखा है, तो अगर 5 ही रखा है तो 5 ही आ सकता है उसमें। ठीक, चाहे एक बार में आए, चाहे 2 बार में आए, चाहे 3 बार में, चाहे जय बार में आए, लेकिन 5 ही आ सकता है अधिकतम, और उससे ज़्यादा नहीं होगा। कहें कि उस थैलों में सिर्फ 5 ही लाल गेंदा रखा है। ऐसे नीले गेंदे कितनी रखी थी एक से, तो चाहे जय बार में आए, लेकिन एक से ही बार मतलब एक से ही गेंदा निकल सकते हैं। ठीक, अगर हम आपसे ये कहें कि नीले गेंद, अगर हम आपसे ये कहें अगर हम आपसे ये कहें कि नीला गेंद निकलने की प्रायिकता लाल गेंदे की निकलने की प्रायिकता की दुगनी है, प्रश्नानुसार का कहा था, प्रश्नानुसार जो नीला गेंद है, नीला गेंद निकलने की जो प्रायिकता है लाल गेंद निकलने की प्रायिकता की दुगनी है, मतलब कि जो नीला गेंदा कितना है यक्स, ये जो होगा ये यक्स बटे 5 प्लस एक्स, ये जो होगा ये 2 गुने के बराबर होगा किसके, लाल गेंदवा कितना था 5 बटे 5 प्लस एक्स के, ये होगा। ठीक, ये होगा, और हम जानते हैं का कि अब ये हो सकता है एक्स बटे 5 प्लस में एक्स बराबर में 5 दूना 10 बटे में 5 प्लस में एक्स, ये देखिए ये नीचे बराबर की कट जाएगा और एक्स बराबर कितना 10, मतलब कि उस थैलवा में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से गेंदा हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया था कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और उन सब का योग 400 है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा वह टेबल है जिसमें हम बैठकर पढ़ते हैं, जो आप देख सकते हैं, इसी में बैठकर हम
सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, हमको क्या दिया, हमको पहला पद दिया A1 बराबर कितना है 5 दिया है, और अंतिम पद बराबर लास्ट पद, लास्ट मतलब 45, लास्ट पद कितना है, मतलब अंतिम पद कितना है, अंतिम को लास्ट से उधर, लास्ट माने अंतिम होता है, तो अंतिम उसको एल से दर्शा दी, अंतिम पद माने 45 दिया था। अच्छा, कुल पदों का योग कितना दिया, यसन बराबर 400 दिया है। ठीक, तो हम यहाँ से यन बताएंगे, यन बराबर क्या होता है, और डी माने सर्वांतर बताएंगे क्या होता है। तो हम जानते हैं का एक सूत्र जानते हैं कि यस एन बराबर होता है एन बटे टू ए प्लस में यल ध्यान देना, ये यल लास्ट पद है। हमने पढ़ाते वक्त ये बताया था कि इसका एक फार्मूला और होता है, ध्यान दीजिएगा। यस एन बराबर ये भी होता है और यस एन बराबर ये भी होता है। ये जानते हैं क्या, ये कहाँ गया, ये जो है ये 2a। अच्छा, आप जानते हैं हम इसको कब लगाते हैं, इसको कब लगाते हैं, अगर तुमको अंतिम पद दिया होगा, ठीक, जैसे कि उस समांतर जो क्वेश्चनों दिया है उस क्वेश्चनों में यदि हमको अंतिम पद मालूम है, ठीक, तो हम इस फार्मूला को लगाएंगे। अगर अंतिम पद ना मालूम है तो इस फार्मूला को लगाएंगे। और ध्यान देना, हम ये जो नहीं आया है, ये जो फार्मूला बन के आया है, ये फार्मूला इसी फार्मूला से आया है। कैसे आया है हम इसको बता देंगे, लेकिन बताए ना तो लंबा वीडियो चल जाएगा, इसलिए हम यहाँ बता नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखे ना, ये जो फार्मूला है इसी फार्मूला से आया, ये फार्मूला इसी फार्मूला से आया है। अच्छा, इसे कब लगाएंगे, इसे आप तब लगाइएगा जब आपको अंतिम पद यानी लास्ट पद मालूम हो। लास्ट पद माने यल माने अंतिम पद। जब तुमको अंतिम पद मालूम हो तो आप तुरंत इस फार्मूला को लगाइएगा। अगर अंतिम पद नहीं मालूम हो तो आप इस पद मतलब इस फार्मूला को लगाइएगा। ठीक, तो हम कहते हैं का यसन बराबर यसन, हमको यसन मालूम है, यसन कितना दिया था हमारा 400 दिया था, बराबर यन बटे यन हमको ज्ञात करना नहीं मालूम है 2, ये कितना है 1 है 5, यल कितना है अंतिम पद 45 है। ठीक, हम इसे कह सकते हैं का 400 बराबर यन बटे 2, ये जोड़ेंगे कितना आएगा 50 आएगा। ये काट सकते हैं, इससे कट जाएगा 400 बराबर यन कितना 25, हम यन बराबर कह सकते हैं का 400 बटे 25, काटेंगे कितना आएगा यन बराबर 16, माने उस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद होंगे 16 पद होंगे। ठीक, अब रही बात डी बताने का, डी बराबर का होगा, डी बराबर का होगा। तो हम जानते हैं लास्ट पद यानी अंतिम पद बराबर का होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। ये अंतिम पद के लिए नहीं है, ये फार्मूला अंतिम पद के लिए, ये फार्मूला किसी भी उस समांतर श्रेणी के, ध्यान दीजिएगा, किसी भी समांतर श्रेणी का कौनो पद तुमको ज्ञात करना हो, पहला पद ज्ञात करना हो, दूसरा पद ज्ञात करना हो, तीसरा पद, कौनो भी 1000वां पद, 20वां, 10वां, पहला दूसरा तीसरा कौनो भी पद ज्ञात करना हो, इस फार्मूला को हमेशा लगाया जाता है। तो हमको हम इस फार्मूला को यहाँ इसे कहाँ लगा, मतलब इस फार्मूला को यहाँ कहाँ इसी को ही लगा रहे, कहें कि हमको अंतिम पद इसमें मालूम था। तो अंतिम पद मालूम था मतलब कि कौन समांतर श्रेणी का वो भी तो कोनो पद है। तो अगर पहला पद मालूम हो तो ये भी इसका यही फार्मूला निकाल लें, पहला पद ज्ञात करने का ये फार्मूला होता है, दूसरा पद ये, तीसरा पद ज्ञात करने का यही फार्मूला होता है। तो अंतिम पद हमको मालूम था, ये अंतिम पद हमको मालूम है, पहले ये मालूम है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इसे नाते हम अंतिम पद का फार्मूला लगा रहे हैं। अंतिम पद कितना है, अंतिम पद हमारा है 45 बराबर ए कितना है 5 है, प्लस में एन कितना है, एन हमारा अभी आया 16 माइनस में 1 इंटू डी। ठीक, 45 ये प्लस में है, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर बचेगा कितना 16 में से 1 गया 15 इंटू डी। ये घटेगा कितना आएगा, ये घटेगा आएगा कितना 40 बराबर ये कितना 15 डी। डी बराबर कितना आएगा 40 बटे 15, काटेंगे 5 8 40 5 15, डी बराबर ये आया। ठीक, ये हमारा आंसर। धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको कहीं डाउट हो या फिर किसी और प्रकार का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और आप कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, टेक केयर।